सचमुच पुरुष को बदलते देर नहीं लगती। यह वही दिनेश था जिसे मैंने हर हाल में स्वीकारा। चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी, पर मेरे अंतर मन को गवारा न था। रोका के 2 महीने बाद दिनेश का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया। भावी ससुर ने संदेश भिजवाया कि क्या मैं दिनेश से इस स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा दुविधा में थे। लड़के की सरकारी नौकरी थी, देखने सुनने में खूबसूरत था। अब नियति को क्या कहें, पैर कटने को लिखा था सो कट गया। फिर भी मुझ पर उन्होंने जोर नहीं डाला। मुझे अपने तरीके से फैसला लेने के लिए छूट दे रखी थी। दुविधा में तो मैं भी थी। जिससे मेरी शादी होनी थी कल तक तो वो ठीक था, आज उसमें ऐब आ गया तो क्या उसका साथ छोड़ना उचित होगा? कल मुझ में भी शादी के बाद कोई ऐब आ जाएगा और दिनेश मुझे छोड़ दे, तब मैं दुविधा से उबरी और मन को पक्का कर दिनेश से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के कुछ साल आराम से कटे। दिनेश ने कृत्रिम पैर लगवा लिया था। इस तरह वह कहीं भी आने जाने में समर्थ हो गया। मुझे अच्छा लगा कि चलो दिनेश के मन से हीन भावना निकल जाएगी कि वह अक्षम है। 4 साल गुजर गए। काफी इलाज के बाद भी मैं मां न बन सकी तो मैं गहरे अवसाद में डूब गई। कहने को भले ही दिनेश ने कह दिया कि उसे बाप न बन पाने का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर उस पीड़ा का एहसास किया जो बातों बातों में अक्सर उभर कर सामने आ जाती। एक दिन मुझसे रहा न गया, कह बैठी, अगर ऐतराज न हो तो मैं एक सलाह दूं क्या? क्यों न हम एक बच्चा गोद ले ले? यह सुनकर दिनेश उखड़ गया। मुझे अपना बच्चा ही चाहिए, वह शायद ही संभव हो, मैंने दबी जवाब में कहा। ना कोई जवाब दिए दिनेश वहां से चला गया। मेरा मन रिक्त हो गया। यह भी कोई तरीका है अपना नजरिया रखने का? दिनेश की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि मिल बैठकर कोई सार्थक हल निकालने की जगह वह दकियानूसी व्यवस्था से चिपके रहना चाहता है। मैंने महसूस किया कि दिनेश में पहले वाली बात नहीं रही। वह मुझसे कम ही बोलता, देर रात टीवी देखता या फिर रात देर से घर लौटता। मैं पूछती तो यही कहता, अकेला घर काटने को दौड़ता है। अकेले कहाँ हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रही? दिनेश टाला जाता, मेरी त्योरियां चढ़ जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती जो पत्नी को अकेला छोड़कर देर रात घर आते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो मुझे वंश चलाने के लिए एक बच्चा भी न दे सकी। सुनकर मैं रोआंसी हो गई। एक औरत सिर्फ बच्चा जन्माने के लिए ब्याह कर लाई जाती है? क्या वह सिर्फ जरूरत की वस्तु होती है? जरूरतों की कसौटी पर खरी उतरी तो ठीक है, नहीं तो फेर लिया मुंह। लेकिन अपने आंसुओं पर मैंने नियंत्रण रखा और कोशिश की कि अपनी कमजोरियों को न जाहिर होने दूं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पूरा हक है यह जानने की कि तुम देर रात तक क्या करते हो। अच्छा तो अब समझा। दिनेश के चेहरे पर व्यंग के भाव तीर आए। तुम्हें जलन हो रही है ना कि मैंने कहीं दूसरी न रख ली हो? रख सकते हैं आप, यह कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए। तो क्यों पूछताछ करती हो? सोच लो कि मैंने रख ली। भले ही यह कथन झूठा हो तो भी इससे दिनेश की मंशा समझ में तो आ ही गई थी। वह चला गया, पर एक ऐसा दंश देकर गया जिसकी पीड़ा का सूल मेरे अंतरात्मा को देर तक भेदता रहा। अकेले में सुबकने लगी, कैसे कोई पुरुष इतना बदल सकता है? 4 साल जिसके साथ दुख सुख साझा किया वह एकाएक कैसे निर्मोही हो सकता है? लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस सवाल का जवाब न ढूंढ सकी। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। आज दिनेश के एक दूर के रिश्ते की बुआ की लड़की दिव्या आने वाली थी। बिन बाप की लड़की थी, उसे एमएससी करना था। इस लिहाज से तो वह 2 साल रहेगी ही रहेगी। हालांकि दिनेश के माँ बाप नाक भौं सिकोड़ रहे थे। दीदी बिन माँ बाप की बेटी है, तुम लोग चाहोगे तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर उसका ब्याह कर सकूं। पढ़ाई लिखाई का भी भरोसा है, पढ़ लिख कर कम से कम अपना पेट पाल तो सकेगी। कहकर बुआ रुआसी हो गई। मेरी सास ने उनका हौसला बढ़ाया। मेरी सास दिनेश की तरह मुखातिब हुई, दिनेश तुम दिव्या को उसका स्कूल दिखा दो। बेटा यहाँ आने जाने के लिए रिक्शा तो मिल जाता होगा। बुआ जी मुंह बनाकर बोली, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ आया करूँगा। दिनेश ने एक नज़र दिव्या पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। यही सब सोचकर आई थी कि यहाँ दिव्या को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोग उसे संभाल लोगे। बुआ जी भावुक हो उठी। वे आगे बोली, दिव्या के पापा के जाने के बाद तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? रिश्तेदारों ने तो सहारा ही न दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। यह कहकर वह सुबकने लगी। दिव्या ने उन्हें डांटा। हर जगह अपना रोना लेकर बैठ जाती है।
क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी भागदौड़ न करनी होती। आप कोई गैर थोड़ी ही है। जी, हम सब दिव्या का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसे आप उसका घर पर रखती हैं। मेरी सास ने तसल्ली दी। वे आंसू पोंछने लगी। 4 दिन रहकर बुआ जी बनारस चली गई। दिनेश ने दिव्या को उसका कॉलेज दिखाया और दाखिला करवा दिया। उसकी जरूरतों का सामान खरीदा। निश्चय ही रुपए दिनेश ने ही खर्च किए होंगे। मुझे कोई ऐतराज न था, मगर इस बहाने वह दिव्या का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा। उसके खाने पीने से लेकर हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी वह हमेशा मोटरसाइकिल स्टार्ट किए रहता। पत्नी से ज्यादा गैर को तवज्जो देना मेरे लिए असहनीय था। मेरी सास भी उसी की होकर रह गई थी। न जाने माँ बेटे के बीच क्या चल रहा था। एक दिन मुझसे रहा न गया तो मैं बोल पड़ी, दिव्या क्या मुझसे ज्यादा अहमियत रखने लगी है तुम्हारे लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह बिन बाप की बेटी है। दिनेश बोला, तो क्या आप बाप की भूमिका निभा रहे हो? मैंने व्यंग किया। तमीज से बात करो। वह उखड़ गया, चिल्लाओ मत। मैंने भी अपना स्वर ऊंचा कर लिया। वह संभल गया। आहिस्ता बोलो। अब आए रास्ते पर यह मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगी। क्या किया है मैंने, अपने दिल से पूछो। वह अनजान बनने की कोशिश करने लगा। मासूम बनकर दिव्या को बरगलाओ। मुझे नहीं, मैं पुरुषों की नस नस से वाकिफ हूँ। पिछले 1 हफ्ते से तेल लाने के लिए कह रही हूँ, लाए। मैं भूल गया था। आजकल तो सिर्फ दिव्या की जरूरतों के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता तुमको। बार बार उसका नाम मत लो वरना। दिनेश ने दांत पीसते बात बढ़ती देख वह कमरे से बाहर निकल गया। कायर पुरुषों की यही पहचान होती है। वे मुंह छिपाकर भागने में ही भलाई समझते हैं। दिनेश अपनी माँ के कमरे में आया। बहुत बदतमीज है। मेरी सास बोली, 4 दिन के लिए आई है, उसे भी चैन से नहीं रहने देती। वह क्या सोचेगी? सिर पर हाथ रखकर वे बैठ गईं। न जाने क्या सोचकर वे थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आई। क्यों बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं कि अतिथियों के साथ बुरा सुलूक करो? आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कुछ भी तो नहीं छिपा है। आपसे दिव्या को सिर माथे पर बिठाया जा रहा है, वही मेरी तरफ ताकने तक की फुर्सत नहीं है किसी के पास। यह तुम्हारा वहम है, हकीकत है। माँ जी, हकीकत ही सही, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। दिव्या को मैं यहाँ लाई, बेवजह उसे बीच में मत घसीटो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की डोर औलाद से मजबूत होती है। तो क्या यह संभावना दिव्या में देखी जा रही है? बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। बेशर्म तो आप हैं जो अपने बेटे को सह दे रही हैं। मैं भी कुछ छिपाने के मूड में नहीं थी। ऐसा ही सही, तुम्हें रहना हो तो रहो। रहूंगी तो मैं यही। देखती हूँ मुझे कोई मेरे हक से कैसे वंचित करता है। अति भावुकता के चलते मेरी रुलाई फूट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी। एक मैं थी जो यह जानते हुए कि दिनेश विकलांग है, उसे अपनाना अपना धर्म समझा। वही दिनेश मेरे बचपन को इतनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि मुझसे छुटकारा पाने तक की सोचने लगा है। इतनी जल्दी बदल सकता है दिनेश? यह वही दिनेश है जिसने सुहाग रात वाले दिन मेरे माथे को चूमकर कह रहा था, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसी विशाल हृदय वाली जीवन संगिनी मिली है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी अपने तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आज दिनेश इतना गिर गया है कि उसे रिश्तों की मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रहा। माना कि दूर के रिश्ते की बुआ की लड़की है दिव्या, पर जब नाम दे दिया तो उसे निभाने का भी संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया कि सब जानते हुए भी अनजान बनी है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। भैया ने बुलाया तो मायके जाना पड़ा। एक बार सोचा अपनी पीड़ा कहकर मन हल्का कर लूं, पर हिम्मत न पड़ी। पापा तनावग्रस्त होंगे, पर भाभी की नजरों ने मेरी पीड़ा छिप न सकी। वे एकांत पाकर मुझसे पूछ बैठी। पहले तो मैंने टाल मटोल किया, आखिर कब तक? मेरी हकीकत मेरे आंसुओं ने बेपर्दा कर दी। रात भैया से उन्होंने खुलासा किया। वे क्रोध से भर गए। उनका क्रोध करना वाजिब था। कोई भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। रात ही वे मेरे कमरे में आने वाले थे, पर भाभी ने मना कर दिया। सुबह नाश्ते में उन्होंने दिनेश का जिक्र छेड़ा। तू अब उसके पास नहीं जाएगी। फोन लगा, मैं उस बेहुदे से अभी बात करता हूँ। मैंने किसी तरह उन्हें मनाया। 2 महीना रहकर मैं जब वापस भरे मन से ससुराल जाने लगी तो भाभी मुझे सीने से लगाते हुए बोली, दीदी चिंता की कोई जरूरत नहीं, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। भाभी को माँ का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है। मैं खुद नहीं खाऊंगी,
पर आपको भूखा नहीं रखूंगी, यह मेरा वादा है। नहीं पटे तो निसंकोच चली आइएगा। मैं कोशिश करूंगी भाभी कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊं। भरे कंठ से मैं बोली। ससुराल में आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिव्या की मांग में सिंदूर भरा था, तो क्या दिनेश ने दिव्या से शादी कर ली? सोचकर मैं सिहर गई। मैं तेजी से चलकर अपने कमरे में आई। देखा दिनेश लेटा हुआ था। उसे झकझोर कर उठाया। यह मैं क्या देख रही हूँ? दिव्या की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो दिनेश ने नजरें चुराने की कोशिश की, पर ज्यादा देर तक हकीकत पर पर्दा न डाल सका। बेशर्मों की तरह बोला, तुम जो समझ रही हो वही सच है। दिव्या से तुमने शादी कर ली। हाँ, मेरे रहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे चाहे जिस रूप में ले लो, पर यह अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरी सहमति लेना तुमने मुनासिब नहीं समझा। क्या तुम देती? हो सकता था मैं दे देती। सुनकर दिनेश खुश हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कहकर जैसे ही दिनेश ने मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक दिखाना चाहा, मैंने उसे झटक दिया। मेरे क्रोध की सीमा न रही। मुझसे न रोते बन रहा था न हंसते। किसी तरह खुद को संभाला। अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता था। वैसे भी हमेशा पुरुषों की चली है, लिहाजा मैंने परिस्थिति से समझौता करना मुनासिब समझा। फिर भी दिनेश को औकात बताने से न चूकी। दिनेश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बांझ शब्द एक स्त्री के लिए गाली से कम नहीं होता, फिर उस स्त्री के लिए तो और ज्यादा, जो कलंक के साथ अभिशापित जीवन जीने के लिए मजबूर हो। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने दिव्या से शादी की। दुख इस बात का है कि तुमने मेरे पीठ पर छुरा भोंका, मेरे विश्वास का कत्ल किया। यही काम तुम मुझे विश्वास में लेकर कर सकते थे। दिनेश, अगर तुम्हारी विकलांगता को खामी समझकर मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया होता तो तुम मुझे किस रूप में लेते? दिनेश ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मैंने व्यर्थ का सवाल उठा दिया। जिसका चरित्र दोगला हो वह भला यह सब सोच विचार क्यों करेगा? खैर, यह समाचार मेरे मायके तक पहुंचा। भैया मेरी ससुराल आते ही गरजे, कहाँ है दिनेश? मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारी होकर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? मैंने भैया को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। मैं चुप रहने वाला नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसके अफसरों से शिकायत करूंगा। दर दर की ठोकर न खिलवाई तो मेरा नाम नहीं। दिनेश चुपके से निकलकर बाहर चला गया। मेरी सास आई, भड़ास निकाल ली। अब मेरी भी सुनिए। दिव्या बिन बाप की बेटी है। दिनेश ने सिर्फ सहारा दिया है। वे बोली, अपनी बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए। एक को सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा किया। भैया ने व्यंग किया। निधि को क्या किसी ने घर से जाने के लिए कहा है? सास बोली, निकल ही जाएगी। भैया बोले, उसकी मर्जी पर। न मैं चाहूंगी न दिनेश कि वह इस घर से जाए। उसका जो दर्जा है वह बना रहेगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। भैया मेरी तरफ मुखातिब हुए। निधि, तुम सामान बांधो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी न रहने दूंगा। नहीं भैया, मैं ससुराल छोड़ने वाली नहीं। आज भी हमारा समाज किसी ब्याहता को मायके में स्वीकार नहीं करता। मैं कहते कहते भावुक हो गई। मैं ससुराल की चौखट पर ही दम तोड़ना पसंद करूंगी, मगर मायके नहीं जाऊंगी। भैया की भी आंखें भर आई। रूढ़िवादी समाज से क्या लड़ना आसान है? गोत्र के नाम पर पति पत्नी को भाई बहन बता दिया जाता है। ऐसे जड़ समाज से परिवर्तन की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी तराशने जैसा है। भैया की चरण धूली लेते समय मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं कमजोर औरत नहीं हूँ, अपने अस्तित्व के लिए कमजोर नहीं पड़ूंगी। फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए आश्वस्त किया कि जब चाहेगी तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। भैया के जाने के 1 घंटे बाद दिनेश आया। आते ही हेकड़ी दिखाने लगा। मैंने भी जता दिया कि वह अपनी औकात में रहे। दिनेश ने मुझे अलग रहने के लिए एक फ्लैट खरीद दिया। पहले तो मैंने सोचा कि यहीं रहकर अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी। कभी उसके खिलाफ कोर्ट भी जाने की इच्छा हुई, पर यह सोचकर कदम पीछे कर लेती कि उससे फायदा क्या होगा। बहुत हुआ उसकी नौकरी जाएगी, जेल जाएगा। वह हर महीने मुझे इतने रुपए दे जाता था कि मेरा खर्चा आसानी से चल जाता। दिव्या पर दया आती सो अलग। उसे मेरी सास और दिनेश ने बरगलाया। जो हुआ उसे मैंने नियति का चक्र मानकर स्वीकार कर लिया। मैंने समय काटने के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। समय धीरे धीरे सरकने लगा। दिनेश से मेरा संबंध सिर्फ महीने के खर्च लेने के अलावा कुछ नहीं रहा। दिव्या के मोहपास में बंधे दिनेश को मेरी कोई फिक्र न थी, न ही मुझे ऐसे आदमी से कोई ताल्लुक रखना था। एक दिन उसने बड़े भरे मन से खुलासा किया, मेरे जीवन में बाप बनना ही नहीं लिखा है। जिस स्वर में उसने कहा
मुझे उससे सहानुभूति हो गई। जो भी हो वह मेरा पति है। चाहती तो व्यंग बाण से उसका हृदय छल्ली कर सकती थी, पर पीछे लौटकर मैं अपने ही जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। मेरे जीवन में नियति ने जो कुछ दिया वह मिला। अब मैं क्यों बेवजह किसी को कोसूं? फिर भी पूछ बैठी, क्या हुआ? दिव्या के खून में इन्फेक्शन है। डॉक्टर का कहना है कि अगर वह माँ बनेगी तो निश्चय ही उसे विकलांग बच्चा पैदा होगा। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। दिनेश से ज्यादा दुख दिव्या के लिए हुआ। उस बेचारी का जीवन खराब हुआ। दिनेश ने दो जिंदगियां बर्बाद की। काश वह मेरी बात मानकर किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेता तो हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता और उस बच्चे का जीवन सुधर जाता। कुछ देर चुप्पी के बाद दिनेश आगे बोला, निधि किस मुंह से कहूँ? कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं संयम में पड़ गई। दिनेश आखिर कहना क्या चाहता है? दिनेश के दोहरे चरित्र से तो मैं वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए सजग थी। मैंने ज्यादा जोर नहीं डाला। आखिरकार उसे ही कहना पड़ा, क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चला गया। जी में आया कि अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। मेरा अनुमान सही निकला। दिनेश का दोहरा चरित्र एक बार फिर से जाहिर हो गया। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए मैंने उससे सवाल किया, इस हमदर्दी की वजह? हमदर्दी नहीं हक, यह दिनेश की बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। स्त्री व पुरुष के मूल स्वभाव में यही तो फर्क होता है। तभी सारे व्रत जैसे करवा चौथ, तीज सिर्फ औरतों से करवाए जाते हैं। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने पुरुषों को खुला सांड बना दिया, वही औरतों की ममता को हजार बंधनों में बांधकर उन्हें पंगु कर दिया। पर मैं भावुकता में नहीं बही। जब दिव्या को लेकर आए तब हक का ख्याल नहीं आया। मैं भटक गया था। बड़ी मासूमियत से वह बोला, अब गलती सुधारना चाहते हो? वह चुप रहा। मैं उसके चेहरे के पल पल बदलते भावों को बखूबी पढ़ रही थी। व्यर्थ बहस में पढ़ने से अच्छा मुझे सब कुछ जानना उचित लगा। वह बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट ट्यूब तकनीक से माँ बन जाओ। मुझे हंसी सूझी, साथ में रंज भी हुआ। वह हतप्रभ मुझे देखने लगा। तीसरी शादी कर लो, मेरी राय में यही ठीक रहेगा। निधि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। माफ कर दिया तो क्या तुम? उसका चेहरा खिल गया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा होगा तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसकी दाल नहीं गली तो भरे कदमों से चलकर फाटक की तरफ बढ़ा। मुझसे रहा न गया, अपने मन की बात कह दी। दिनेश, सौतन लाकर तुमने पत्नी के अस्तित्व को गाली दी है। तुम्हारे बाप बनने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। उसके जाते ही बिस्तर पर पड़कर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।